नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा दिल्ली, एनसीआर और देश के अन्य शहरों में वायु प्रदूषण से जुड़ा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी सफर इंडिया के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में पराली के प्रदूषण की हिस्सेदारी इस सीजन में अपने उच्चतम स्तर पर यानी 48% तक पहुंच गई। हालांकि केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार इस साल पराली जलाने की घटनाओं में 51% की कमी आई है। उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली का धुआं दिल्ली की ओर लाती हैं। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारणों में यातायात, औद्योगिक प्रदूषण और जैविक कचरे का जलना और भवन निर्माण ऐसे कुछ मुद्दे शामिल हैं। दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई प्रमुख शहरों की हवा बेहद खराब स्थिति में है। आखिर जहरीली दमघोटू आबो हवा से स्थायी राहत कब मिलेगी? धुंधलाती आबो हवा से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुद्दा आपका में आज इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और त्वचा की दिक्कतें इन दिनों राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये आम बात है और अगले कुछ दिनों तक दिल्ली को प्रदूषण भरी जहरीली हवा से राहत मिलने के आसार कम ही हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्था सफर के मुताबिक इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब या गंभीर श्रेणी में बनी रहेगी। रिकॉर्ड बारिश के चलते इस बार दिल्ली के लोगों ने सितंबर और अक्टूबर महीने में अपेक्षाकृत ज्यादा साफ सुथरी हवा में सांस ली थी, लेकिन नवंबर की शुरुआत के साथ ही हवा में प्रदूषण का जहर बढ़ गया। राजधानी की हवा में मानकों से 4 गुना ज्यादा प्रदूषण है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार की शाम 4 बजे दिल्ली की हवा में प्रदूषक कण PM10 की मात्रा 386 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 की मात्रा 214 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। मानकों के मुताबिक हवा में PM10 की मात्रा 100 से और PM2.5 की मात्रा 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली की हवा में अभी मानकों से करीब 4 गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। हालांकि इस बार पराली की हिस्सेदारी घटी है, पर राहत अभी भी नहीं मिली है। फसल अवशेषों के प्रबंधन से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में अवशेष जलाने के मामलों में 2016 से 2020 तक काफी कमी आई। साल 2016 के मुकाबले 2020 में हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 64% और पंजाब में 52% की कमी आई। यूपी में पराली जलाने में 23% की कमी दर्ज की गई। हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए साल 2018 में शुरू की गई सेंट्रल सेक्टर योजना के तहत अब तक 1749 करोड़ खर्च किए गए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर स्कीम के तहत मशीनरी पर किसानों को 50 से 80% का अनुदान दिया जा रहा है। ये कोशिशें हैं जो जारी हैं, नतीजे आ रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी बड़े सुधार की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। दरअसल पिछले कुछ सालों से वायु प्रदूषण का जो मुद्दा है वो दिल्ली, एनसीआर सहित पूरे देश के जो मेट्रो शहर हैं उनमें एक प्रमुख समस्या बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो लगातार चेतावनी दे रही हैं, इस बात पे गहरी चिंता प्रकट कर रही हैं कि भारत में खासतौर से जो दिल्ली की स्थिति है प्रदूषण को लेकर वो बेहद खतरनाक स्थिति में है और इसके चलते हमारे आपके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लाखों लोगों की मौत जो है वो इस प्रदूषण के कारण हो रही है। लिहाजा इस मुद्दे पे चर्चा करना जरूरी है, इसके पहलुओं को समझना जरूरी है, क्योंकि सरकार के स्तर पे तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर प्रदूषण कम नहीं हो रहा है तो ये अपने में एक चिंता का विषय है। इसलिए हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं NRDC इंडिया के प्रमुख पोलाश मुखर्जी जी। पोलाश जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे विद्युत मोहन जी से, जो निदेशक हैं टकाचार के। विद्युत मोहन जी, आपका भी स्वागत है हमारे संसद टीवी पर।
शुरुआत पौलाश जी मैं आपसे करूंगा। तमाम तरह के सरकार ने प्रयास करे, तमाम तरह की संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कारण है इसका? दीपावली आती है, उसको मुद्दा बनाया जाता है कि पटाखों की वजह से है, पराली कारण है, गाड़ियां कारण है, क्या कारण है इसका? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रदूषण का जो मुद्दा है जी वो केवल दिवाली का नहीं मगर साल भर का है। जी ये नजर आता है दिवाली के वक्त, क्योंकि हम धुंध देखते हैं, ये स्मॉग देखते हैं, जो फोटोकेमिकल स्मॉग हम कहते हैं, तब वो इतने बुरे हाल से हो जाता है कि वो नजर आता है दिल्ली एनसीआर में और काफी कई शहरों में। मगर ये साल भर हमारे देश के जो खुद के नेशनल एयर क्वालिटी एम्बिएंट स्टैंडर्ड्स हैं उसको कई सारे शहर नहीं मिल पाते हैं। 130 सिटीज हैं करीब करीब, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है उसके अंडर में आते हैं। तो इसके क्या सोर्सेज हैं जो साल भर रहते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिवाली और इस समय का जो विंटर का जो पीक है उसके 2-3 कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इस समय पे जो मीटेरोलॉजिकल कंडीशन होते हैं जी वो काफ़ी अनसूटेबल हो जाते हैं, अनफेवरेबल हो जाते हैं, जो डिस्पर्सल नहीं अलाउ करते हैं। तो इस टाइम पे जो साल भर के जो सोर्सेज रहते हैं वो उसके पोल्यूशन के सोर्सेज वो ज़मीन के लेवल के पास आ जाते हैं, वो डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं। ये छोड़कर जो एडिशनल सोर्सेज हैं, जो सीजनल सोर्सेज हैं, जो हम पराली की बात कर रहे थे, या फिर जो पटाखे जलाने से जो कंट्रीब्यूशन होता है, ये उसके ऊपर आकर बैठते हैं। और ये केवल दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है, मगर ये इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात है। ये पूरा एक कॉमन एयरशेड है। जो पराली जलाई जाती है वो तो कई किलोमीटर दूर जलाई जाती है। तो उनका जब कंट्रीब्यूशन दिल्ली तक आता है, उसका मतलब ये है जो बाकी सोर्सेज हैं, जो इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं, व्हीकुलर सोर्सेज हैं, इसका कंट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया में है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पिछले कुछ सालों में, मगर वो पीसमील मैनर में हो रहे हैं। वो कई शहरों में हो रहे हैं या फिर कई राज्यों में हो रहे हैं, मगर वो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में होने चाहिए उस तरीके से उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली लाने में की आवश्यकता है। मेरा मानना ये है। जी बिल्कुल। अगर मैं एक शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक स्टडी रिपोर्ट की बात करूं तो उत्तर भारत के 48 करोड़ लोग जो हैं वो हर रोज खतरनाक वायु प्रदूषण का सामना करते हैं। जिस हवा में उत्तर भारत के लोग सांस लेते हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले 10 गुना ज्यादा जहरीली है। लेकिन मध्य और पश्चिमी भारत के लोगों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। ये दुनिया भर का जो एक सोचना है भारत के मामले में, खासतौर से दिल्ली के मामले में, वो आपको मैंने बताया। डॉक्टर सच्चिदानंद जी, आप क्या वजह मानते हैं इसकी? क्योंकि तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं, बात पराली की ज्यादा होती है, लेकिन इस बार पराली जलाने के मामलों में 51% की कमी आई है। उसके बावजूद ये धुंध क्यों? जी, जैसा हमारे पहले स्पीकर ने बताया, पैनलिस्ट ने, कि और भी कई सोर्सेज हमारे सामने हैं। जी, पराली आप देखिए, जब से कमीशन बना, कमीशन एनसीआर और उसके जो बगल में जो एसोसिएटेड रीजन्स हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डील करने के लिए बनाया गया। और जैसा आपने खुद नोट किया कि पराली जलाने की गतिविधियों में कमी तब से आई है। जी, लेकिन जो और सोर्सेज हैं, जैसे मैं देख रहा था, आपने कहा सफर, अगर आप सफर और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखें तो आप पाएंगे कि वेहिकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशंस अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 35 से लेके 40% दिल्ली के PM 2.5 में। तो हमें ये जो दो सोर्सेज हैं वो पूरे साल भर वहां पे हैं, उन पे हमें काम करने की जरूरत है। जी। नंबर 2, अब देखिए आपका जो स्टैंडर्ड है, आपने कहा PM 10 के लिए 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है और PM 2.5 के लिए 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। लेकिन आपको जैसा निश्चित तौर पे ज्ञात होगा कि कुछ ही महीने पहले WHO ने एक नई गाइडलाइन दी जी, और उनका जो पहले स्टैंडर्ड था 25 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का PM 2.5 के लिए, उसको उन्होंने रिड्यूस करके 15 और 5 कर दिया। आप देखिए कि वो जिस तरह की स्टडीज सामने आ रही हैं, जैसा कुछ आपने भी रेफर किया कि हेल्थ रिलेटेड जो एडवर्स इंपैक्ट्स हैं इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं, उनको देख के वो जो PM 2.5 के लिए स्टैंडर्ड है उसको और स्ट्रिंजेंट करते जा रहे हैं।
तो हमारे यहाँ अभी भी वो 60 है। जी तो आप अगर दिल्ली एनसीआर के PM 2.5 को देखें, इवन जब अच्छी रेन हुई मानसून टाइम में भी कई बार आप पाएंगे कि 45, 50, 55 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था। जी तो जब सबसे लीन पीरियड था दिल्ली एनसीआर का, उस समय भी आप 55 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। क्यों है? क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑलरेडी इतने सोर्सेज हैं। तो जहां WHO कह रहा है कि आप 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब लाइए, और कुछ केसेस में उन्होंने 5 माइक्रोग्राम, 15, 5, और हम कहाँ है 60, और हम 60 के बॉर्डर पे रह रहे हैं तब, जबकि हवा सबसे साफ रहने की उम्मीद है। मतलब अर्ली सितंबर और लेट अगस्त जब मानसून बहुत अच्छा हुआ और चीजें वॉश आउट हो गई, जबकि उस समय हमें 15-20 पे रहना चाहिए, तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं, जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा, कि जब एडवर्स मीटरोलॉजी है और फैक्टर्स हमारे विपरीत काम करेंगे, तब शायद चीजें बढ़ के भी स्टैंडर्ड के जो है मानक के नीचे रहेंगी। तो इसका मतलब हमें कई चीजों पे काम करने की जरूरत है। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही है, जिसके तहत, जैसा पैनलिस्ट ने नोट किया, कि 132 भारत के ऐसे शहर हैं जो नॉन अटेंडमेंट शहर हैं, जिनमें एक साथ पहली बार काम शुरू हुआ 2019 से, और एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस पे काम चल रहा है कि कैसे PM 2.5 को हम 30% कम कर सकें। जी उसी के तहत पहली बार ये भी इस बात को समझा गया कि एनसीआर मतलब दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से जो एनसीआर से जुड़े हैं, तो वो एक एयरशेड का कॉन्सेप्ट समझ के इस तरह से उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डील करने की बात हुई। और मैंने देखा कि 18, 19 और 20 के बनिस्बत आप एयर क्वालिटी का डिटोरिएशन 28 अक्टूबर से इस साल शुरू हुआ। मुझे याद है कि 2019 में हम लोग एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दिल्ली में, और 10 अक्टूबर से दिल्ली की हवा धीरे धीरे डिटीरियोरेट होने लगती थी। अब आप देखें इस बार कि यद्यपि मीटरोलॉजी हमारे विपरीत है, फिर भी AQI जो खराब होनी शुरू हुई है वो करीब 25 अक्टूबर से शुरू हुई है। जी तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे कदम हैं जो जमीन पे दिख रहे हैं, जैसा इसके पहले एम्फेसाइज भी किया गया, लेकिन इन दिशा में कई और कदम उठाने की जरूरत है, और उस पर काम चल रहा है। जी और निश्चित तौर पे आगे हम कुछ और देखेंगे। जी विद्युत मोहन जी, क्या भौगोलिक स्थितियां भी जिम्मेदार हैं इसके लिए? जी बिल्कुल। आपका यहाँ पे लोकली वेदर की वजह से, जैसे को पैनलिस्ट ने कहा, इसके वजह से भी फर्क पड़ता है। जी मतलब मैं इसके ज़्यादा साइंस पे जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो पराली के इस्तेमाल में काम करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली वेदर रोल प्ले करता है, इसको डिस्पर्स नहीं होने देता है, ये सेटल हो जाता है पूरा आपका जो स्मॉग है, एंड विंड डायरेक्शन भी हेल्प नहीं करता है। जी लेकिन पराली को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, और आपने देखा कि 48% जो उच्चतम जो भागीदारी है उसकी, वो इस बार भी देखने को मिली है। हालांकि इस बार 51% की कमी आई है। इसका समाधान क्या है? क्या इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पराली एक मुख्य स्रोत बना है प्रदूषण की दृष्टि से। जी, तो आप पराली के बारे में देखें तो 20 मिलियन टन लगभग जनरेट होता है पराली 3 से 4 हफ्ते के टाइम पे, और बहुत शॉर्ट पीरियड में इतना सारा पराली जनरेट होता है, और किसानों को इसे जल्दी हैंडल करना होता है, और अगर वो नहीं करेंगे और तो वो गेहूं बो नहीं पाएंगे, अगर टाइम से गेहूं नहीं बोएंगे तो उनकी यील्ड कम हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें एक तो पराली जल्दी से जल्दी हैंडल करना किसानों के खेतों से, या तो इंस्टीट्यूट तरीके इस्तेमाल करना कि वो डायरेक्ट अपने खेतों में ही उसको हैंडल कर सके, सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर सके, या फिर ex-situ तरीके अपनाना, जिससे जल्दी से खेत से पराली निकाला जा सके और किसी प्रोडक्टिव एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वैसे की सक्सेस मेट्रिक है कि जल्दी से जल्दी फार्मर्स को एक्सेस होना चाहिए इक्विपमेंट को, जब वो हार्वेस्ट करते हैं उस समय लास्ट माइल एक्सेस होना चाहिए, ताकि वो फटाफट इक्विपमेंट रेंट करके पराली को
इन दोनों तरीकों से हैंडल कर सके, जी वो इक्विपमेंट अभी उस स्केल पे उपलब्ध नहीं है किसानों को। प्रयास किए जा रहे हैं डेफिनेटली, पर इसको स्केल अप करने की जरूरत है। लेकिन पराली जलाना कितना उपयोगी या नुकसानदायक है खेत के लिए, किसान के लिए, इसका कुछ अध्ययन पराली किया है? जलाने के कोई फायदे नहीं है। पराली से आप जानते हैं प्रदूषण का क्या इफेक्ट है। वो तो होता ही है। और खेत में भी जब आप पराली जलाते हैं तो सॉइल में जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब हीट के वजह से वो भी मर जाते हैं। तो जी। सॉइल को भी डिट्रीमेंटल है। जी तो पराली जलाने का कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों में अंधविश्वास है इस तरह का, कुछ लोगों की मान्यता है इस प्रकार की, अगर हम पराली जलाते हैं तो उससे खेत की जो उर्वरक क्षमता है उसकी बढ़ोतरी होती है, लेकिन वायु प्रदूषण उसके कारण कितना हो रहा है वो भी सबके सामने है। खेत को कितना फायदा है, कितना नुकसान होता है, उसके भी अलग अलग अध्ययन सामने आते रहे हैं। लेकिन पौलाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भौगोलिक स्थिति की बात मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि दिल्ली का जिस तरह का मेट्रो शहर बना, शहरीकरण तेजी से हो रहा है, दिल्ली और उसके आसपास पूरे देश में ही शहरीकरण तेजी से हुआ है, क्या ये भी सब कारण है इसके लिए जिम्मेदार? जी बिल्कुल। अगर हम शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि पिछले 4-5 साल में ये बढ़ोतरी देखी है हमने, बहुत रैपिड बढ़ोतरी प्रदूषण में। इस साल इस टाइम के आसपास नज़र आता है, मगर साल भर रहता है प्रदूषण। तो इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल रैपिड अर्बनाइजेशन और अनप्लैंड अर्बनाइजेशन भी जिम्मेदारी ठहराएगा, खास करके दिल्ली में। अगर हम एक उदाहरण देखते हैं, अगर हम अर्बन डेंसिटी की बात करें या अर्बन प्लानिंग की बात करें, तो दिल्ली का जो शहर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। और केवल दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे सैटेलाइट सिटीज़ हैं जो अर्बन एरियाज हैं मगर दिल्ली के बाहर है। तो यहाँ से जो डेली बेसिस पे अप डाउन लोग करते हैं, जो कम्यूट करते हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू ट्रांसपोर्ट सोर्सेस। और ये अगर प्लानिंग में लिया जाता, अगर इसमें अर्बन प्लानिंग का रोल हम बात करें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत महत्व रखता है। अगर ट्रांसपोर्ट सोर्सेज की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़, जो कि क्लीन फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे मेट्रो है या फिर रैपिड रेल ट्रांजिट है जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। सिमिलरली अगर हम रीजनल अप्रोच की बात करें, जैसे त्रिपाठी सर बात कर रहे थे कि अभी ये एयरशेड की बात हुई है, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है उसमें जो पॉलिसीज जो बनी है वो राज्य के स्तर पे बनाए गए हैं। वो एयरशेड में लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जो अभी कमीशन बहुत रैपिड वे में ले रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें एक एग्जांपल ये है कि दिल्ली शहर के अंदर जो रेड कैटेगरी के इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, वो अलाउड नहीं है पिछले 30 साल से, लेट 90s से। मगर इसका मतलब ये रहा है प्रैक्टिकल तरीके में कि ये दिल्ली के बॉर्डर के जस्ट बाहर रिलोकेट किए हैं। तो साहिबाबाद में या फिर गाजियाबाद में या फिर जस्ट बॉर्डर के बाहर, जो वायु जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं जानता। तो ये एयरशेड मेथड में इसको अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है, जो अभी कमीशन कर रही है, मगर इसमें काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर सच्चिदानंद जी, सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, राज्य सरकारों ने भी, केंद्र सरकार ने भी। क्या ठोस उपाय करने की जरूरत है आपकी दृष्टि से? देखिए, जैसा अभी पहले कहा गया कि एयरशेड एक इम्पॉर्टेंट कदम होगा, दैट पूरे भारत में 8-9 एयरशेड चिन्हित किए जाएं जी, और राज्य सरकारों को मिलके एयरशेड के अनुरूप काम करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है इस शो पे और जगहों पे भी कि कैलिफोर्निया में एयर पोल्यूशन हमारे यहाँ से ज्यादा खतरनाक था, और कैलिफोर्निया का डेवलपमेंट कोई कम नहीं हुआ कहीं से, और अर्बनाइजेशन भी कैलिफोर्निया का बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड में भी और यूएस में भी। लेकिन उन्होंने ऐसे अप्रोचेस अख्तियार किए और एयरशेड उसमें एक था, जिससे आज कैलिफोर्निया में इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी स्टडी हुई जिसमें दिखाया कि कैलिफोर्निया का डेवलपमेंट 10 गुना बढ़ गया 1970 से, और एयर पोल्यूशन 1/3 कम हो गया। तो आप देखिए कि आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन भी होगा, अर्बनाइजेशन को आप रोक नहीं सकते क्योंकि सिटीज जो है वो बढ़ने वाली है जी, लेकिन आप जैसा पहले कहा गया कि आप सिटीज को प्लान कैसे करें। हमें सिटीज को इस तरह से
टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि आपको कितनी जल्दी क्लीन करना है खेतों को, इसमें केवल हमें नई टेक्नोलॉजीज को स्केल करना पड़ेगा। सिटीज में हमें इस तरह से सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, लोकल लेवल पे, हाइपर लोकल लेवल पे हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जिससे हम, जैसे जो फ्यूजिटिव सोर्सेज हैं, जी, एक तो बड़े सोर्स की बात हो गई ट्रांसपोर्ट की, जैसे इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं, अभी भी इंडस्ट्रियल सोर्सेज बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर हैं दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर के अंदर या दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पे। तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमें सेंसर बेस्ड, आईओटी बेस्ड मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जिससे हम तुरंत कुछ ऐसे एक्शंस ट्रिगर कर सके कि अगर कहीं भी वायलेशन हो रहा है लॉ का, रूल का, तो एक्शन आप तुरंत ले सके। हमें इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके सोर्सेस को कैप करना पड़ेगा, एयरशेड को करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग को बढ़ानी पड़ेगी। ये जो 3-4 कदम हैं, जिसमें अगर राज्य सरकार मिलके केंद्र सरकार के साथ काम करे तो निश्चित तौर पे हम ज्यादा और महत्वपूर्ण सुधार देख पाएंगे अगले कुछ सालों में। जी। बिल्कुल, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसके लिए समाज जिम्मेदार होता है और सरकार अपने स्तर पे तमाम प्रयास करती है, कदम उठाती भी है। लेकिन ये जो लड़ाई होती है, इस तरह की जो लड़ाई होती है, वो सामूहिक होती है। केवल सरकार की ही भागीदारी से नहीं, जनता की भागीदारी से भी बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है। सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए हैं वो भी कम नहीं है। मसलन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु गुणवत्ता और वायु प्रदूषण के अन्य मामलों को देखने का काम करती है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी बनाई गई, जो मुख्य रूप से पर्यावरण और वायु प्रदूषण के मामलों में न्यायिक सुनवाई करती है। जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% की कटौती का लक्ष्य रखता है। वायु सुधारों की दिशा में एक और कदम अक्टूबर 2020 में सरकार के एक अध्यादेश द्वारा उठाया गया, जो 18 सदस्यीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन को मंजूरी देता है। इससे संबंधित एक बिल भी सदन से पारित किया गया। दिल्ली की राज्य सरकार ने भी प्रदूषण नियंत्रण समिति का गठन किया है। इन सभी उपायों के अलावा पराली को डीकंपोस्ट करने की तकनीक, स्मोक टॉवर लगाना आदि शामिल है। पोलॉस जी, ये बात मैंने इसलिए बताई कि सरकार के स्तर पे क्या कदम उठाए गए हैं। बात आती है जनता की भागीदारी की। सरकार कदम उठा रही है, गाड़ियों की बात हो या पटाखों की बात हो या भवन निर्माण की बात हो, कहीं ना कहीं जनता की जो भागीदारी है उससे बच नहीं सकता समाज। उस भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सॉल्यूशन का। जी। बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे आपके पर्सनल चॉइसेस, इंडिविजुअल चॉइसेस जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा मैटर करते ही हैं। खासकर जो कॉमनली जो कॉमन सोर्सेज हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे थे, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। आज की तारीख में भी हम जानते हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एज से बात नहीं है, मगर ये एमिशन स्टैंडर्ड की बात है। 2019 में BS6 लाया गया, भारत स्टेज 6, तो जो कि सबसे साफ है अभी तक का एमिशन स्टैंडर्ड्स व्हीकल्स के लिए। तो इसमें भी इससे पुराने जो व्हीकल्स हैं, जो BS3 हैं, BS2 हैं, BS1 है, जो 10 से 15 साल पुराने से ज़्यादा हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन BS6 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। सिमिलरली अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये सारे इंडिविजुअल चॉइसेस हैं जो आपके इमीडिएट सराउंडिंग में काफ़ी डिफरेंस ला सकते हैं। दूसरी बात ये भी है, जो कमीशन के तहत और CPCB भी आज की तारीख में कर रहे हैं दिल्ली NCR में, काफ़ी सारे पेट्रोलिंग टीम्स सेटअप की गए हैं। जो भी पोल्यूशन का सोर्सेज दिखते हैं आपके लोकल नेबरहुड में, उनको रिपोर्ट करना और उन पे एक्शन करवाना, ये भी बहुत एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पे आम नागरिक हिस्सेदारी दिखा सकता है। बट इसमें मैं आपके पुराने सवाल में एक बार जाना चाहूँगा कि आपने कहा कि इसमें और क्या किया जा सकता है। एक चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पिछले साल नवंबर में अनाउंस किया गया, जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके तहत सबसे पहली बार भारत के शहरों में खासकर एयर पोल्यूशन के लिए डेडिकेटेड फंडिंग दी गई है। ये सबसे पहली बार हुआ है जो इंडिया में हुआ है। इसका बहुत एक महत्वपूर्ण उपयोग ये होगा मेरे ख्याल से कि हम शहरों और राज्यों की कैपेसिटी को ऑगमेंट करें, क्योंकि आज की तारीख में जो हम और आप और डॉक्टर त्रिपाठी बात कर रहे हैं, ये काफ़ी टेक्निकल मैटर्स हैं
कि एयर पोल्यूशन के कौन से सोर्सेज हैं, इस पे किस तरीके से काम किया जाए। तो इसके लिए डेडिकेटेड कैपेसिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके शहरों में, क्योंकि शहर एक ऐसा स्तर है जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जिसके चेयरपर्सन त्रिपाठी सर हैं, ये इसमें काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है, मगर ये जो फंड्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाए खासकर हर शहर में एक डेडिकेटेड यूनिट बनाने के लिए, जहां फुल टाइम पर्सनल रिक्रूट किए जाए, जिनका काम हो ये साल भर इन सोर्सेज पर निगरानी रखना, इस पे किस तरीके से पॉलिसीज बनाए जा सके, ये लॉन्ग टर्म वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसके बारे में चर्चा करें। जी बिल्कुल पॉलिस जी, चाहे क्लीन एनर्जी की बात हो या जो आपने फाइनेंस के स्तर पे बात की, वो सरकार के स्तर पे तमाम कदम उठाए जाते हैं, लेकिन मैं जन भागीदारी का जो डॉक्टर सच्चिदानंद जी पहलू है वो अपने में खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पराली नहीं जलाई जाए तो प्रदूषण कम होगा, पटाखे नहीं चले जाएं प्रदूषण कम होगा, गाड़ियों का एक सीमित या जो सरकार ने गाइडलाइंस तय की हैं उसके अनुसार उसका उपयोग किया जाए तो पोल्यूशन कम होगा। जन भागीदारी के फैसले को आप कैसा देखते हैं, इस पहलू को कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम तरह के भवन निर्माण भी दिल्ली और एनसीआर में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन होता है, वो भी एक वजह है पोल्यूशन की। जी देखिए, जन भागीदारी आती है जब लोगों के अंदर जन चेतना होती है। जी, तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बड़ी जरूरत है, और जैसा पुलास जी ने कहा कि क्लीन एयर प्रोग्राम और साथ में जो 15th फाइनेंस कमीशन ने जो पैसा आवंटित किया है शहरों के लिए, उनमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण उसका एक वर्टिकल है। इनफैक्ट जो सिटीज जो इम्प्लीमेंट करेंगी क्लीन एयर रिलेटेड स्कीम्स, उसमें उनको जनता को बताना है उसके बारे में, ये उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, और उसके आधार पे उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा। मतलब एक ये इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है सिटीज को, कि अपने सिटी के सिटीजन्स को अवेयर किया जाए। जी, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप ये सोचें कि अगर एक शहर में एक केवल मॉनिटरिंग स्टेशन है तो उससे जो इंफॉर्मेशन आएगी वो बहुत कम लोगों के पास पहुंचेगी, और वो पूरे शहर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। आप देखें, अगर आप दिल्ली में 2015 और आज के समय देखें तो किस तरह से जन भागीदारी बढ़ी है, क्योंकि जागरूकता बढ़ी। जी, दिल्ली में 2015 में मुश्किल से आधे दर्जन जगह मॉनिटरिंग होती थी, आज लगभग 40 जगह होती है। तो आप देखें कि किस तरह से जब इंफॉर्मेशन बढ़ी तो इंफॉर्मेशन फिर लोगों के पास पहुंची, और लोगों ने ज्यादा भागीदारी दिखाना शुरू किया। आज दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर ज्यादा जागरूक है, ज्यादा चीजों को वो ऐड कर सकते हैं। ये निश्चित तौर पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा जी, कि ये सब कुछ मैनुअली हम नहीं कर सकते, हमें टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज करना पड़ेगा। जैसे आप सोर्सेज की मॉनिटरिंग बात करें तो आप सोचिए दिल्ली एनसीआर कितना बड़ा एरिया है, कितने सोर्सेज हैं, फॉर्मल सोर्सेज है फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल, कितनी टीम हम बना के उनको कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करें जिससे मॉनिटरिंग हो सके और एनफोर्स कर सके। इस दिशा में कदम उठाने की हमें जी, बिल्कुल, सिटी पर। बिल्कुल, बिल्कुल। जागरूकता और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम पोल्यूशन पे, प्रदूषण पे नियंत्रण पा सकते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी जी, पॉलिस जी और विद्युत मोहन जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।